हेलो एवरीवन। आई होप थिंग्स आर कीपिंग वेल एट योर प्लेस। और आशा करता हूँ कि आपके घर परिवार में सब लोग तंदुरुस्त है। हम यहाँ पर गैदर हुए हैं, आमने सामने बैठे हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ सीए इंटरमीडिएट। सब्जेक्ट का नाम है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और ये ग्रुप 2 को बिलोंग करता है। तो डायरेक्टली मुद्दे पर आने की बात करेंगे। आपके सिलेबस में 5 चैप्टर्स है टोटल, और अपन जो अभी बात करेंगे इट वुड बी रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का मैंने कुछ चीज़ें अपलोड की थी, स्टेटस वगैरह जानने की कोशिश की थी कि कौन सी चीज़ों में यूजुअली आपको अगर इश्यूज आते हैं, जो टॉपिक्स हम कंसिडर कर सके, जो टॉपिक्स हम रिवाइज कर सके, जो टॉपिक्स हम समझ सके। तो आई हैव गॉट सम मैसेजेस रिलेटेड टू चैप्टर 3 एंड चैप्टर 2, सो आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग विथ वन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 2। नाउ ऐसे तो अपना सिलेबस 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, तो कोशिश करूंगा कि टुकड़ों टुकड़ों में काफ़ी सारी चीज़ें इसके थ्रू देने की कोशिश रहे। हम चीज़ें समझेंगे। मुद्दा ये है बेसिकली हम चीज़ें समझेंगे, चीज़ें याद करने की कोशिश भी यहाँ पर रहेगी, एंड द नोट्स वुड बी समथिंग विच वुड बी शोन ऑन द स्क्रीन एंड यू वुड बी राइटिंग इट डाउन। यानी कहने का मतलब ये कि शुरुआत से लेकर एंड तक वो टॉपिक पूरी तरीके से निपटाने की कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ पर याद भी हो जाए, आप चीज़ें समझ भी जाओ, ओके, और आप पूरा लिख भी दो इस तरीके से कि अब डायरेक्टली कब पढ़ना है सर, अब पढ़ना है डायरेक्टली एग्जाम आने पर। इस तरीके की तैयारी ही रहेगी विच यूजुअली हैपन्स वेन एवर यू ज्वाइन एनी काइंड ऑफ लर्निंग प्रोसेस। सो मुद्दा ये है कि अपन को चीज़ें यहाँ पर समझकर और याद करने वाली बात तो है ही है, लेकिन अब EIS जैसे सब्जेक्ट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रिटेन द थिंग्स। तो अपन किस तरीके से इसको एग्जाम तक रिटेन कर पाएंगे, इसके लिए वी विल हैव टू मेक द नोट्स एज वेल राइट नाउ। यानी कहने का मतलब ये कि अभी अगर मैं कोई टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और अगर मैं कोई टॉपिक आपको लिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो लिखवाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। समझना और पढ़ने के जितना ही इंपॉर्टेंट याद रखना भी है इक्वली, इफ यू अंडरस्टैंडिंग कंसिडरिंग दिस एज अ टेक्निकल सब्जेक्ट। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे मन में सवाल होते हैं कि सर ये सब्जेक्ट क्यों है वगैरह वगैरह। तो उन सवालों को साइड में रखकर अपन फिलहाल ये सोचते हैं कि इसको पार कैसे लगाना है, हाउ टू क्लियर इट एंड कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स विथ गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स, अंडरस्टैंडिंग, गिविंग द एग्जामिनर व्हाट ही वांट्स बेसिकली। सो कहने का मतलब है कि अपन डायरेक्टली अगर मुद्दे पे आओ तो चैप्टर नंबर 2 में एक टॉपिक है जिसका नाम है ERP करके, कुछ ऐसा कुछ उसका नाम है। उसका फुल फॉर्म होता है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। नाउ मोस्ट ऑफ यू वुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज एन ERP। मोस्ट ऑफ यू वुड बी अवेयर कि ये कहाँ पर यूज होता है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, इसके फीचर्स क्या है बेसिकली। सो राइट नाउ टुडे आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग नोन एज व्हाट इज ERP। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। मैं आपको एक हल्का सा ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा, लेकिन ERP का एक नया टॉपिक है अपने सिलेबस में। इट इज न्यूली बीन इंक्लूडेड, अमेंडमेंट बोल सकते हो आप एक प्रकार से, विच इज समथिंग विच इज नोन एज रिस्क्स एंड कंट्रोल्स रिलेटेड टू ERP। तो मुद्दा वो रहेगा, बात उस चीज की करेंगे। सो इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट इज एन ERP, या फिर आपको किसी भी प्रकार से कोई टॉपिक में दिक्कत है, तो यू कैन टॉक टू मी, यू कैन कमेंट समथिंग। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन एनी विच मीन्स पॉसिबल। चाहिए तो वीडियो अपलोड कर देंगे, चाहिए तो आपको पर्सनली बात करके अपन वो टॉपिक या वो कंसेप्ट समझने की या निपटाने की कोशिश करेंगे। मुद्दा ये रहेगा कि कैसे भी करके वो चीज़ मेरे को एग्जामिनेशन हॉल में याद रहे पूरी तरीके से। तो अपनी ये पूरी पढ़ाई इस तरीके से होनी चाहिए कि वी आर एबल टू रिटेन द थिंग्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वुड बी रिटेंशन। और रिटेन भी क्या करना है कि जो एग्जामिनर को चाहिए वो, इफ अंडरस्टैंडिंग, अगर अपन को इंस्टीट्यूट ने एक मॉड्यूल दिया है तो कहने वाले कि दे वांट व्हाट इज देयर इनसाइड द मॉड्यूल ओनली, इवन इफ यू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, इफ इट इज करेक्ट एज वेल, but you may not get the complete marks. You are not doing justice according to the institute. तो अगर ऐसा ही होता कि आप अपने ओन वर्ड्स में लिख लो, भले सही लिखो लेकिन ओन वर्ड्स में लिखो, नो प्रॉब्लम, देन दे वुड हैव जस्ट गिवन द टॉपिक नेम और आपको बोला होता कि आप पढ़ लो, अपने हिसाब से डेटा इकट्ठा कर लो और फिर आपके हिसाब से लिख लेना, हमको सही लगा तो ये वाली चीजें हो जाती है अगर आप समझ रहे हो। तो कंटेंट भी इंटरनल चाहिए। इंटरनल जो मॉड्यूल में है वो हेडिंग से काम नहीं चलेगा।
हेडिंग याद रखिए, ये शायद आप जानते होंगे, फिर भी एक फर्ज बनता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कई बार ऐसा लगता है कि यार मैंने पढ़ाई तो कर ली सारी, लेकिन इसके बावजूद भी आई एम नॉट गेटिंग द मार्क्स। सो इसमें अपन कई बार किसी और पे दोष डालते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसमें अपने अलावा और कोई दोषी होगा नहीं, बिकॉज he doesn't know you personally, he doesn't want to spoil your career or something like that. So make sure that तैयारी ऐसी रहे कि अपन फुल फ्लेज तरीके से उतरे, सब कुछ अंडरस्टैंड के साथ साथ, रिटेनिंग के साथ साथ, सब कुछ जैसा मॉड्यूल में है वैसी पूरी कोशिश करें। स्पेशली इन केस ऑफ एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट, इतना ज़्यादा आसान नहीं है इसको याद रखना, क्योंकि पहली बात तो ये कि इसको इतना कंपैरेटिवली हम फेवरेट मानते नहीं हैं। तो एक काम करते हैं, हम डायरेक्टली मुद्दे पर आते हैं, जो अपन को टॉपिक समझना है। बार बार ये मुद्दे की बात कर रहा हूँ, अभी आ जाते हैं अपन। वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्क्स एंड कंट्रोल्स इन एन ERP। नाउ ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है कंपैरेटिवली, राइट, और इसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। द रिस्क्स बेसिकली, जो पुराना कंटेंट था अबाउट रिस्क्स, उसको वो शॉर्ट था, इसको इन्होंने अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया है और अलग अलग हिस्से के अलग अलग पॉइंट्स बने हैं। अपन बात करेंगे इसके बारे में। और अगर मैं ERP की आपके बारे में आपको अगर बताना चाहूँ तो बेसिकली हमने देखा था, या फिर हमने देखा यानी आपने देखा होगा या आपने समझा होगा कि ERP एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है। जितना मैं आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू लर्न व्हाट इज ERP राइट नाउ, वी आर जस्ट गोइंग टू लर्न समथिंग नोन एज रिस्क्स एंड कंट्रोल। सो इफ यू हैव एनी इश्यूज रिलेटेड टू व्हाट इज एन ERP and if you have to understand that, you can message me or ping me somehow and we can understand that as well. But right now my focus would be risks and controls, which is a very important topic again for your next examination. There's a major possibility that you may get a question related to this. So right now we are going to talk about what are the risks and controls. Just I'll give you an overview of what is an ERP. Basically अपना सिलेबस कहता है कि ERP या फिर ERP जनरली मार्केट में भी इट इज अ सेंट्रलाइज सिस्टम बेसिकली। तो सारे मॉड्यूल्स अपने ऑर्गेनाइजेशन के मॉड्यूल्स, अब ये मॉड्यूल्स क्या होते हैं, काम करने के डिपार्टमेंट्स बेसिकली। तो वो मॉड्यूलर होगा बेसिकली, और सारे मॉड्यूल्स यानी एक ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल हो गया, एक कस्टमर रिलेशनशिप मॉड्यूल हो गया, एक मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल हो गया, ये सारे मॉड्यूल्स एक सेंट्रल जगह पर कनेक्टेड होंगे। यानी अगर वो कुछ काम करते हैं तो डेटा जाकर उस सेंट्रल जगह पर हिट करेगा रादर देन देयर ओन पर्सनल सिस्टम्स। अब देखो, आपको मैं ये सब मॉड्यूल के नाम वगैरह बता रहा हूँ, लेकिन यार आपने शायद ऑर्गेनाइजेशंस देखी नहीं होगी काम करते हुए, या फिर कौन सा डेटा एंटर होता है, कौन सा डेटा एंटर नहीं होता है, क्या चीजें कौन से डिपार्टमेंट में होती है, थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है, बिकॉज राइट नाउ यू आर नॉट अवेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। अगर आप समझ रहे हो तो कहने का मतलब ये कि अगर मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं जो आप जिससे अवेयर हो, क्योंकि ERP तो कहता है कि मैं सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अवेलेबल हूं, सारी ऑर्गेनाइजेशन कैन इंप्लीमेंट मी फॉर अंडरस्टैंडिंग, आई एम कंप्लीटली कस्टमाइजेबल। आप मेरे को आपके काम के हिसाब से मोड़ तोड़ सकते हो। तो अगर आप मोड़ तोड़ सकते हो तो आप, मैं उन चीजों की बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप स्कूल गए होंगे डेफिनेटली, या फिर किसी प्रकार से कॉलेज से एसोसिएटेड होंगे, तो कहने का मतलब है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आपका काम पड़ा होगा। तो क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एग्जांपल स्कूल, क्या इसके लिए भी ERP बन सकता है? हाँ, डेफिनेटली बन सकते हैं। ERP का कहना है कि आपके फंक्शंस को मैं अपने सॉफ्टवेयर में, अपने एप्लीकेशन में ले सकता हूँ, और आप मैन्युअली काम मत करो, आप सिस्टम के थ्रू काम करो। ओके, ऐसा इसका कहना है। तो जैसे अगर आप स्कूल गए तो उसमें क्या प्रोसेस हो सकता है, फॉर एग्जांपल उसमें क्या मॉड्यूल्स हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एडमिशन का मॉड्यूल हो सकता है, जहां पर आप जाते हो, अपने एडमिशन डिटेल्स देते हो, वो डेटा एंटर होता है, आपका एडमिशन लिया जाता है, आपका फॉर्म फिल किया जाता है, सिस्टम पर ही आपको एक रिसीट वगैरह मिलती है, आपका फोटो वेबकैम से लिया जा सकता है। तो दिस कुड बी वन ऑफ द मॉड्यूल फॉर अंडरस्टैंडिंग। एक अकाउंट्स का मॉड्यूल हो सकता है, जहां पर जाकर आप अपनी फीस भरो, सिस्टम में वो फीस एंटर की। अब वो अकाउंट्स वाले को भी वापस आपकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, आपका नाम वगैरह ऑलरेडी एडमिशन मॉड्यूल में कर दिया है, तो वो सिर्फ डायरेक्टली वहां से पुल करेगा। यानी कहने का मतलब है कि डेटा एक जगह एंटर हुआ और दूसरी जगह उठाया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में, इफ यू अंडरस्टैंडिंग। सो एक जगह पर लिखा और सब लोग जिसको उसकी जरूरत है, जो लोग उसको ऑथराइज्ड यूज करेंगे। अगेन दिस इज नॉट द टॉपिक विच आर गोइंग टू डिस्कस, बट स्टिल मैं बातों बातों में आगे जा रहा हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिले कि ERP क्या हो सकता है। सो अब जैसे फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी है अगर आपके स्कूल में, तो लाइब्रेरी कैन अगेन बी अ मॉड्यूल, कि भाई तू आदमी है, तू ये मॉड्यूल को संभालेगा, इसमें जो भी बच्चा बुक लेकर जाता है तो अपन उस पर प्रॉपर एंट्री करेंगे, एक एक ड्यूरेशन दिया जाएगा जिसमें उसको रिटर्न करना है। तो अगेन उसको भी वापस स्टूडेंट्स की डिटेल्स एंटर करने की जरूरत नहीं है,
वो सिर्फ एडमिशन नंबर एंटर करेगा, सारा डिटेल आ जाएगा नीचे। जैसे आपके पासबुक में कैसे होता है फ्रंट पेज बैंक की पासबुक में और पीछे सारे ट्रांजैक्शन, इसी प्रकार से बुक्स के उसके ट्रांजैक्शन नीचे आ जाएंगे, इफ यूर अंडरस्टैंडिंग। सो दैट इज समथिंग विच कुड बी डन इन द लाइब्रेरी वाले बंदे को अपन ने बोले सब कुछ सेंट्रलाइज एक जगह पर ही डेटा पड़ा है। उसके बाद कुछ हो सकता है ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल, आपके स्कूल में अगर ट्रांसपोर्टेशन है, इफ यूर अंडरस्टैंडिंग। सो you know, I've implemented these things, so I am aware of this, hence I'm telling you, try to imagine। वो ट्रांसपोर्ट वाला भी बंदा जो अपन ने अपॉइंट किया है अपने स्कूल का, बेसिकली वो क्या करेगा, वो आपका एडमिशन नंबर से आपको पुल करने की कोशिश करेगा और फिर आपको वो व्हीकल असाइन कर देगा बेसिकली, और फिर हर महीने का खर्चा जिस तरीके से, उसको वापस डेटा एंटर करने की जरूरत नहीं। अगर ये ईआरपी नहीं होता तो अलग अलग डेटा एंटर करना पड़ता, इफ यूर अंडरस्टैंडिंग। किसी के पास कोई, और समझो आपने वो स्कूल को लीव कर दिया तो कहीं पर वो डेटा पड़ा भी होता, कहीं से हटा होता, कहीं से हटा नहीं होता, तो दीज वे वुड हैव बीन गिवन राइज टू वेरियस प्रॉब्लम्स। आवर सिलेबस सेज अगर डेटा अलग अलग जगह पर पड़ा है, अलग अलग लोग अपने सिस्टम में मेंटेन कर रहे हैं, तो वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम बन जाता है। वो डिसेंट्रलाइज बोलो या नॉन इंटीग्रेटेड बोलो, ये डिसेंट्रलाइज या नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम्स में अपना, अगेन दिस इज नॉट द टॉपिक विच, इसमें मैं आप अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ना आपको याद करा रहा हूं, ना आपको उसके कुछ नोट्स बता रहा हूं, लेकिन मुद्दा ये है कि आप थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लो, और अगर बैकग्राउंड लिया हुआ है तो थोड़ा सा रिवाइज कर लो ताकि मैं रिस्क पर चल सकूं। तो डिसेंट्रलाइज बोलो या नॉन इंटीग्रेटेड बोलो, इसमें दो प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं, अपना सिलेबस कहता है ये आपको याद रखने किसी भी हालत में, इफ यू अंडरस्टैंडिंग। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट वी वुड बी स्पेसिफिक अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, अगर ध्यान दे रहे हो तो। वन इज समथिंग विच इज नोन एज कम्युनिकेशन गैप, याद रखना। वन इज समथिंग विच इज नोन एज मिसमैच्ड डेटा, फॉर अंडरस्टैंडिंग। इफ यू अंडरस्टैंड, डेटा गड़बड़ हो जाएगा, आप बराबर से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। अकाउंट्स में डेटा पड़ा है, एडमिशन से गायब हो गया, फिर किसकी फीस लेनी है, किसकी फीस नहीं लेनी है, वो बोलेगा अरे ये तो स्टूडेंट ही नहीं है हमारे स्कूल में, अरे यार इसके तो 6 महीने से फीस पेंडिंग बता रहे, अरे इफ यू अंडरस्टैंड। सो देयर वुड बी अ chaos इन द ऑर्गेनाइजेशन विच इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। नाउ यू कैन गो फॉर अ सेंट्रलाइज सिस्टम, एक ही जगह पर डेटा भर दो। और भी अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ इश्यूज है दैट यू थिंक कि है ना सर नॉन इंटीग्रेटेड या डिसेंट्रलाइज के बारे में और कुछ प्रॉब्लम्स अगर आप इलैबोरेट कर सको, तो आई वुड डेफिनेटली हेल्प यू आउट। बट अगेन द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ इज नॉट अबाउट ईआरपी क्या है या ईआरपी नहीं होता है तो प्रॉब्लम्स क्या होती है, ये नहीं है। ईआरपी में रिस्क्स क्या हो सकती है, तो अपना सिलेबस जो है इसको अलग अलग प्रकार के रिस्क्स में डिवाइड करता है बेसिकली। सो जैसे फर्स्ट वन इस ऐसे इसको है ना 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। तो अगर मैं आपको सिर्फ फिलहाल आप सिर्फ नाम सुनिए और फिर इसका मतलब देखने की और नोट्स वगैरह याद करने की कोशिश करते हैं। ओके, फर्स्ट इज समथिंग विच इज नोन एज पीपल इश्यूज। Okay, second is something which is known as process related risks. Third could be something which is known as technological risks. Fourth is something which is known as other implementation issues, and last is something which is known as post implementation issues. Now what happens is, ये ऐसे कुछ मैंने आपको 5 नाम बताए, फिर से एक बार बोलने की कोशिश करते हैं, आपके साथ मैं भी याद करने की कोशिश करता हूं। पहला होता है, देखो ये सारे इश्यूज कब आएंगे, जब आप ईआरपी इंप्लीमेंट करते हो, आपको इन इश्यूज से लड़ना पड़ेगा, आपको इन रिस्क को फाइट करना पड़ेगा। ये चीजें इसलिए नहीं है कि यार ईआरपी खराब है, ईआरपी स्लो है, ईआरपी में गड़बड़ है, नहीं, ईआरपी सिस्टम इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। इट इज रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस। The people, the employees, the things which are going to change in the organization, they should accept it, and that acceptance will require some kind of controls, otherwise it may result in a failure. ERP गड़बड़ वाले ERP की बात नहीं कर रहे, ERP या वो सॉफ्टवेयर में किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं है। In spite of that, there could be some risks, अगर आप समझ लो। तो कहने का मतलब ये कि 5 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया गया है। पहले जो रिस्क एंड कंट्रोल्स थे वो 6-7 पॉइंट्स दिए गए थे और खत्म हो जाता है, लेकिन ये 5 हिस्सों में डिवाइड किया, 5 हिस्सों में अलग अलग पॉइंट्स दिए गए हैं। आई विल शो दैट। ओके, बिफोर आई शो दैट, व्हाई डोंट, एक काम करते हैं, व्हाई डोंट वी लुक एट वीडियो बेसिकली जो आपको थोड़ा सा ईआरपी की आइडिया देगा। तो मैं एक वीडियो प्ले करता हूं, आपको जितना समझ में आए उतना समझने की कोशिश करना। अगेन दैट इज नॉट द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग अबाउट रिस्क्स एंड कंट्रोल्स। तो मैं आपके सामने एक वीडियो प्ले करता हूं जो आपको थोड़ा सा आइडिया देगा कि ईआरपी क्या होता है। ओके, लेट अस लुक एट द वीडियो। जितना समझ में आए समझना, इंग्लिश में है। अपना सिलेबस भी कहता है कि ईआरपी बनाने वाले वेंडर्स होते हैं दुनिया में। मतलब समझो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कोई स्कूल है या मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या मेरा कोई इंस्टीट्यूट है क्लासेस रिलेटेड, और मैं अगर अकाउंट से ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो आई एम नॉट दैट टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग, तो मैं मेरा सॉफ्टवेयर खुद बनाऊंगा नहीं बेसिकली। तो ये हम बनाते हैं किसी थर्ड पार्टी से, कोई वेंडर से, यानी ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, एसएपी, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का आपने नाम सुना होगा। ये क्या करती है, अपन को अपने हिसाब से, अपन को जैसा चाहिए अपने काम के हिसाब से वो ईआरपी बना कर देती है, वो सॉफ्टवेयर बना के देती है कि देखो तुम्हारा ये सॉफ्टवेयर है, अब तुम सारा काम एडमिशन इसी में लेना,
अब तुम लाइब्रेरी के बुक्स भी इसी में तुम एंटर करना, अब तुम अकाउंट्स का काम भी इसी में करना, इफ यू अंडरस्टैंड, ट्रांसपोर्ट का काम भी इसी में करना, इफ यू अंडरस्टैंड। सो थिंग्स, टीचर्स की शेड्यूलिंग भी इसी में करना, टाइम टेबल भी तुम स्कूल का इसी में बनाना, अगर आप समझ रहे हो, क्लासरूम का अलॉटमेंट भी इसी में करना, एवरीथिंग वुड बी डन। एवरीवन, सबको अपने आईडी पासवर्ड होंगे, जिसको जितना दिखना चाहिए, टीचर को सिर्फ उसको टाइम टेबल दिखना चाहिए, वो आईडी पासवर्ड डालेगा, उसको उसका टाइम टेबल दिखेगा बस। बाकी ईआरपी बहुत बड़ा फैला हुआ है अपने स्कूल में, लेकिन यू नो इट इज रिलेटेड टू एक्सेस राइट्स, नीड टू नो, नीड टू डू, इतना ही दिखना चाहिए जितना काम हो, उतना ही करना आना चाहिए जितना काम हो। इससे क्या सिक्योरिटी बनी रहती है, आपकी ईआरपी में अनऑथराइज एक्सेस नहीं होगा, गड़बड़े नहीं होगी, कोई वो डेटा चेंज नहीं करेगा तो उसने चेंज नहीं करना चाहिए, अगर आप समझ रहे हो। तो एक वीडियो देखते हैं, इंग्लिश में है, थोड़ा सा एक्सेंट आपको लग सकता है कि यू नो you may be able to understand, you may not be able to understand few words. Try to look at the visual, try to understand that जो हम बोल रहे हैं वो दुनिया भी बोल रही है क्या, क्या ईआरपी यही है, क्या ईआरपी एक्चुअली सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट, क्या इसमें एक्चुअली एक सिंगल जगह सिंगल डेटाबेस होता है। लेट अस लुक एट इट एंड देन लेट अस मूव टुवर्ड्स समथिंग नोन एज यू नो द रिस्क्स एंड कंट्रोल्स व्हिच आर देयर। तो ओरेकल नामक ऑर्गेनाइजेशन ने ये बनाने की कोशिश की, ओरेकल अपना प्रोडक्ट ये सेल करने की कोशिश करता है। आप ओरेकल के पास जा सकते हो, बोल सकते हो कि सर हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वी हैव टू यू नो डेवलप some kind of ERP, so they would be coming, they would be looking at your processes. It is a longer duration process, 2 to 3 years, 1 to 2 years, depending upon how big the organization is. They would come, they would determine, they would give you everything, you know, the cost and everything, how much it would be, and then you can go ahead. It would be a timely process, people would be trained and everything would be done. So देखते हैं इनका क्या कहना है। ERP is an acronym for Enterprise Resource Planning, but what does that actually mean? To better understand ERP, let's look at all the processes that are essential to running a growing business: inventory and order management, accounting, human resources, customer relationship management, and more. At its most basic level, ERP software provides all of these various functions and integrates them into one complete system. The end result? Streamlined business processes and information, increased efficiencies, and improved collaboration across the entire organization. The central feature of all ERP systems is a shared database that supports multiple functions used by different groups within a company. This means that employees in accounting and sales, for example, can rely on the same information for their specific needs, enabling businesses to make better decisions faster and encouraging continued growth. So this was something which was talking about ERP, basically a centralized system, everyone would be connected. So इससे क्या है, डेटा भी आसानी से अपने पास आएगा, इमीडिएटली आएगा, रियल टाइम में आएगा। बेसिकली अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट ERP, बट वी नीड टू मूव टुवर्ड समथिंग नोन एज रिस्क्स। सो अगर अपने पास आएगा तो डिसीजंस भी हम हाथों हाथ ले पाएंगे। बेसिकली सिस्टम है तो एरर्स भी नहीं होंगे, ये सिस्टम यूजुअली गलती नहीं करता, एक्यूरेट रहता है, इफ यूर अंडरस्टैंडिंग। सो वी डू नॉट यूज अ कैलकुलेटर टू चेक कि एक कैलकुलेटर हम यूज, दूसरा कैलकुलेटर हम यूज नहीं करते ये देखने के लिए कि पहला कैलकुलेटर सही है या नहीं, फिर अंडरस्टैंडिंग। वी जस्ट रिलाई ऑन इट, वी ट्रस्ट इट। हमको पता है कि इसमें तो गड़बड़ नहीं होगी यार, ये तो हिसाब किताब में है, मेरे इनपुट देने में गड़बड़ हो सकती है वो एक अलग चीज है, लेकिन ये अपने हिसाब किताब में या कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करेगा, ये उसी हिसाब से चलेगा जिस हिसाब से इसको बनाया गया है। लाइक यू सी रोबोट्स इन मूवीज, इसको बोला है वो करेगा किसी भी हालत में, उसी तरीके से करेगा, बार बार करेगा, विदाउट गेटिंग टायर्ड करेगा, इफ यूर अंडरस्टैंडिंग, और सेम क्वालिटी एफिशिएंसी के साथ करेगा, इफ यूर अंडरस्टैंडिंग। सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड समथिंग नोन एज रिस्क्स व्हिच आर देयर। 5 हिस्सों में डिवाइडेड है, इधर देखते रहना मेरे पास, ओके, ट्राई टू लर्न दिस। पहला हिस्सा इज समथिंग व्हिच इज नोन एज पीपल इश्यूज। सेकंड इज समथिंग, नाम ही याद कर लो आप फिलहाल, ईआरपी के रिस्क्स, टेबल आएगा, टेबल में आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, आपके लेफ्ट हैंड साइड में इट वुड बी एस्पेक्ट, फिर आएगा रिस्क्स, risk associated and control required, if you're understanding. So जैसे people issues में there are 5 points which we need to study, alright? Likewise we have process risk. तो कोशिश करते पहले people issues समझने की, लेकिन एक बार नाम याद करते। तो पहला क्या बना, people issues, पहला कौन सा, people issues। सेकंड कौन सा है, process risks, क्या नाम है, process risks। Try to repeat along with me so that we learn it here only। पहला है people issues, सेकंड है process risks, देखते रहना मेरे पास। थर्ड is something which is known as technological risk, क्या नाम है, टेक्नोलॉजिकल रिस्क। पहला कौन सा, पीपल इश्यूज, सेकंड कौन सा, प्रोसेस रिस्क, थर्ड कौन सा, टेक्नोलॉजिकल रिस्क, फोर्थ कौन सा, अदर इंप्लीमेंटेशन इश्यूज। क्या है बाद में समझेंगे, फिलहाल सिर्फ नाम ध्यान में रखो आप पहला, क्योंकि देखो रिटेनिंग इज इंपॉर्टेंट, याद करना इज इंपॉर्टेंट। आपको समझा है तो भी याद करना है, नहीं समझा है तो भी याद करना है, बिकॉज यू नीड टू राइट इट एग्जैक्टली हाउ इट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट पीपल इश्यूज, सेकंड प्रोसेस रिस्क, थर्ड टेक्नोलॉजिकल रिस्क, फोर्थ अदर इंप्लीमेंटेशन इश्यूज, एंड फिफ्थ इज पोस्ट इंप्लीमेंटेशन इश्यूज। वापस एक बार करते हैं, पहला पीपल इश्यूज, सेकंड
यस बोलेंगे प्रोसेस रिस्क, थर्ड टेक्नोलॉजिकल रिस्क, फोर्थ कौन सा भाई, फोर्थ कौन सा है, फोर्थ अदर इंप्लीमेंटेशन इश्यूज, और पांचवा सब होने के बाद, इंप्लीमेंट होने के बाद पोस्ट इंप्लीमेंटेशन इश्यूज इफ यू आर पेइंग अटेंशन। वापस एक बार, आखिरी बार, पहला कौन सा पीपल इश्यूज, सेकंड कौन सा प्रोसेस रिस्क, थर्ड कौन सा टेक्नोलॉजिकल रिस्क, फोर्थ कौन सा अदर इंप्लीमेंटेशन इश्यूज, एंड फिफ्थ इज पोस्ट इंप्लीमेंटेशन इश्यूज। नाउ यू कैन गेट क्वेश्चंस ऑन अ सिंगल पार्ट एज वेल। भाई पीपल इश्यूज के बारे में सवाल पूछ लिया, टेक्नोलॉजिकल के बारे में पूछ लिया, अदर के बारे में पूछ लिया, पोस्ट के बारे में पूछ लिया, प्रोसेस के बारे में, तो यू कैन गेट अ क्वेश्चन लाइक दैट, यू कैन गेट एन एमसीक्यू लाइक दैट। यू शुड बी थरो। जो भी पढ़ाई कर रहे हो दिल से, शिद्दत से, सब कुछ समझ कर करो। आधा अधूरा किया हुआ मार्क्स गलाएगा, आपको कंफ्यूज करेगा। तो कम एक उठाओ, ज्यादा समय लो, पक्का करो, फिर आगे बढ़ो। इफ यू अंडरस्टैंडिंग, ये देख लिया, हाँ ये पेज पलट लिया, ये देख लिया, ये आता है, दिस डजंट हेल्प इन केस ऑफ ईआईएस। 6 महीने बर्बाद होते हैं उसके पीछे। सो यू डोंट नीड टू डू दैट। ट्राई टू बी थरो, एकदम परफेक्ट, अपने सारे हथियार लेकर उतरो in the exam and you would be going. Make sure that you are aware of each and every content which is there, not just the headings. So अपना पहला risk का point है related to ERP risks. First one is something which is known as people issues. अब people issues में बोले गए हैं 5 points. कितने points? 5 points. अब इसको याद करने के लिए ध्यान देना, people issues पहला है, तो पीपल इश्यूज अगर पहला है तो इसको याद करने के लिए 5 पॉइंट्स में आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। इधर देखते रहना मेरे पास, देखो मेरे बाद कुछ रिपीट करने की कोशिश करना, इधर देखते रहना आप। कंसल्ट द, इधर देखना मेरे पास, कंसल्ट द टॉप स्टाफ फॉर चेंज एंड ट्रेनिंग, ऐसा कुछ मैंने बोला। समझ नहीं आएगा, फिलहाल सुनते जाओ और याद करते जाओ, फिर अपन देखेंगे इसका मतलब। भाई पीपल इश्यूज में 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट को याद रखने के लिए ये लाइन ध्यान में रखेंगे कि ना टॉप स्टाफ से बात करो तुम, अगर आपको कुछ बदलाव या ट्रेनिंग करना है तो इसमें ज्यादा दिमाग न लगाते हुए कंसल्ट द टॉप स्टाफ फॉर चेंज एंड ट्रेनिंग वुड बी द 5 पॉइंट्स ऑफ पीपल इश्यूज ऑफ ईआरपी। इफ अंडरस्टैंडिंग, इसके रिस्क और कंट्रोल आएंगे। तो कंसल्ट द टॉप स्टाफ फॉर चेंज एंड ट्रेनिंग, कंसल्ट द टॉप स्टाफ फॉर चेंज एंड ट्रेनिंग, कंसल्ट द टॉप स्टाफ फॉर चेंज एंड ट्रेनिंग। कंसल्ट से क्या आएगा, ध्यान देना, क्या लाइन बनी अपनी, कंसल्ट द टॉप स्टाफ फॉर चेंज एंड ट्रेनिंग। कंसल्ट से क्या आएगा, कंसल्टेंट्स, क्या आएगा, याद करो, सिर्फ याद करो, कंसल्टेंट्स। ओके, कंसल्ट द टॉप, टॉप से आएगा टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, क्या आएगा, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। मेरे बाद रिपीट करने की कोशिश करना। पहला क्या था, कंसल्ट, पूरी लाइन क्या थी, कंसल्ट द टॉप स्टाफ फॉर चेंज एंड ट्रेनिंग, कंसल्ट द टॉप स्टाफ फॉर चेंज एंड ट्रेनिंग, कंसल्टेंट्स, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट। ओके, कंसल्ट द टॉप स्टाफ था थर्ड वाला, स्टाफ से क्या आएगा, स्टाफ टर्नओवर, क्या आएगा, स्टाफ टर्नओवर। कंसल्ट द टॉप स्टाफ फॉर चेंज, चेंज से क्या आएगा, चेंज मैनेजमेंट, क्या आएगा, चेंज मैनेजमेंट। ओके, कंसल्ट, कंसल्टेंट्स, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, स्टाफ टर्नओवर, कंसल्ट द टॉप स्टाफ फॉर चेंज, चेंज से आएगा चेंज मैनेजमेंट, और ट्रेनिंग से आएगा ट्रेनिंग। एक बार वापस करते हैं, 5 पॉइंट्स किसके, अच्छा वो 5 ये क्या थे, अलग अलग प्रकार के रिस्क। हेडिंग क्या थी, पहला, मेरे साथ कोशिश करना, इधर ही रहना, कंसंट्रेशन पूरा चाहिए अगर ये वीडियो देख रहे हो तो, अदरवाइज और आपको जिस प्रकार की भी दिक्कत हो, प्लीज पुट अ मैसेज, प्लीज राइट इट डाउन, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू डेफिनेटली इफ यू हैव एनी इश्यूज। फिलहाल मुद्दे पर आते हैं। 5 हिस्सों में डिवाइडेड है ईआरपी के रिस्क एंड कंट्रोल्स। पहला है पीपल इश्यूज, इफ यू आर पेइंग अटेंशन। सेकंड इज समथिंग व्हिच इज नोन एज प्रोसेस रिस्क्स। ओके, कहीं पर इश्यूज जुड़ा है, कहीं पर रिस्क जुड़े, ओके, ये ध्यान में रखना आपको। थर्ड इज समथिंग व्हिच इज नोन एज टेक्नोलॉजिकल रिस्क्स। ओके, फोर्थ इज समथिंग व्हिच इज नोन एज अदर इंप्लीमेंटेशन इश्यूज, एंड लास्ट इज समथिंग व्हिच इज नोन एज, सब होने के बाद, पूरा निपटने के बाद, काम ईआरपी इंस्टॉल करने के बाद, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन इश्यूज, इफ यू अंडरस्टैंडिंग। सो 2 जगह पर रिस्क है बेसिकली, सेकंड और थर्ड में, प्रोसेस रिस्क एंड टेक्नोलॉजिकल रिस्क। अब उसमें पहला है पीपल इश्यूज। पीपल इश्यूज 5 हिस्सों में डिवाइडेड, 5 पॉइंट्स है उसके बेसिकली। 5 पॉइंट्स कैसे है, कंसल्ट द टॉप स्टाफ फॉर चेंज एंड ट्रेनिंग, कंसल्ट द टॉप स्टाफ फॉर चेंज एंड ट्रेनिंग। तो टॉप स्टाफ से आप कंसल्ट करो अगर आपको बदलाव या ट्रेनिंग लेनी है तो कंसल्ट से क्या आएगा, कंसल्टेंट्स, टॉप से क्या आएगा, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, स्टाफ से क्या आएगा, स्टाफ टर्नओवर, चेंज से क्या आएगा, चेंज मैनेजमेंट, और ट्रेनिंग से क्या आएगा, ट्रेनिंग। ओके, तो आपको क्या करना है, आई विल जस्ट ओपन द पीडीएफ फॉर यू, जिसमें मैंने खुद नोट्स लिखे हैं, मॉड्यूल के ही नोट्स से, अपना कंटेंट नहीं चलेगा, मेरा तुम्हारा नहीं, मॉड्यूल स्पेसिफिक जो बोल रहा है, आई एम सॉरी, वो लिखना पड़ेगा, बिकॉज तभी मार्क्स मिलेंगे। और पढ़ना ही है अगर तो वो ही पढ़ना है फ्रेंड्स, अगर समय देना है तो उसी को देना है, याद करना है तो उसी को करना है।
नो अदर कंटेंट वुड हेल्प यू। फिर अपन क्या है कि समझ नहीं आता कि अपने मार्क्स क्यों गए, क्योंकि मेरा कंटेंट तो राइट था। राइट होना चाहिए, मॉड्यूल का भी होना चाहिए। एग्जैक्टली, ट्राई टू राइट दोज वर्ड्स इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, okay, otherwise you may not get the marks because it would be compared, the description would be compared with the module which is there. Not it, concept is right, but both the things, they need everything which is according to them and they are, उनकी जगह पर वो सही है, if you're understanding. So ऐसा कभी नहीं होगा कि यार अपने गलती के वजह से या उनकी गलती की वजह से, just try to be perfect, try to do the things which the examiner wants, try to give him what he wants and then things would be sorted because this subject is comparatively considered to be difficult, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो। मैं वो एक PDF ओपन करता हूं आपके सामने, तो देखो इसमें हेडिंग दी हुई है ERP इम्प्लीमेंटेशन इट्स, थोड़ी सी राइटिंग के लिए माफ करना, मैंने कोशिश की कि मैं अच्छी हैंडराइटिंग लिखूं, जितना हो सके मैंने अंडरस्टैंडेबल रखने की कोशिश की है। इफ इट इज अंडरस्टैंडेबल इट इज मोर देन इनफ फॉर मी बेसिकली, बिकॉज हैंडराइटिंग के मेरी लिखने में भी आई हैव हैंडराइटिंग इश्यूज बेसिकली। एनीवे, हेडिंग दिखेगी आपको ERP इम्प्लीमेंटेशन इट्स रिस्क्स एंड रिलेटेड कंट्रोल्स, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो ये जो हेडिंग है इसको अपन एज इट इज नोटबुक में लिखेंगे। मतलब मैंने जो लिखा है ना वो तो आपको एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा लिखना ही है। तो लिखना कब है? जब समझने के बाद। लिखना क्यों है? ताकि याद रहे। लिखना क्यों है? ताकि एग्जाम, ऑडिट के एग्जाम के बाद इमीडिएटली जब मैं आऊं तो मेरे पास सब कुछ लिखा हुआ रहे और सब कुछ याद हो जाए, जल्दी से याद होगा, आसानी से। इसमें नोट्स बनाने पड़ते हैं खुद के इस सब्जेक्ट में। सो दिस इज फॉर वन टॉपिक, दिस हैज टू बी डन फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक। यू टेक द बुक, यू लर्न, यू रीड, दैट डजंट हेल्प, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। बी स्पेसिफिक, अंडरस्टैंड एंड राइट, एंड देन आपका काम कहां खत्म होता है? आपने समझा, आपने याद किया, आपने लिख लिया, उसके बाद आपका ये टॉपिक खत्म होता है पूरा। एक टॉपिक खत्म तब ही होगा, अदरवाइज जस्ट रीडिंग आपके हिसाब से टॉपिक खत्म हुआ लेकिन एक्चुअली नहीं हुआ, अगर आप समझ रहे हो। एग्जाम के हिसाब से नहीं हुआ, एग्जामिनर के हिसाब से नहीं हुआ। सो ERP इम्प्लीमेंटेशन रिस्क्स एंड कंट्रोल्स इज द हेडिंग विच यू नीड टू राइट। पहला है पीपल इश्यूज, मैंने आपको कहा, तो उसमें देखो आपको दिखेगा कंसल्ट द टॉप स्टाफ फॉर चेंज एंड ट्रेनिंग। तो ये आपको देखो, धीरे धीरे आप वीडियो पॉज करते रहना आपके हिसाब से एंड कीप ऑन राइटिंग द थिंग्स, ओके। इसी तरीके से हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।